हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों 16वें दौर की कमांडर लेवल बातचीत को लेकर बहुत बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां हवा में मारेगी अस्त्र मिसाइल, रक्षा मंत्रालय का भारत डायनामिक्स के साथ गठबंधन करार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां रशिया ने अब अमेरिका को दे दी है परमाणु हमले की धमकी। अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अमेरिका को रशिया ने परमाणु हमले की धमकी दी है, कहा मशरूम के बादल दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो भारत और चाइना ही होंगे रशिया का आखिरी सहारा। बताएंगे दोस्तों कैसा होने पर यह चीज पॉसिबल है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान की अक्ल आई ठिकाने तो भागते हुए पहुंचा भारत के पास, कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ही अब अंतिम आसरा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर आज यानी 1 जून से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम। जी हाँ दोस्तों, आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा या नहीं दोस्तों, आपको बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों। साथ ही पीएम किसान योजना के 11वीं किस्त को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिनके खातों में अभी तक नहीं आ पाया है किसी भी वजह से 11वीं किस्त। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश है दोस्तों। और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच हुई अहम बैठक, 16वें दौर की कमांडर लेवल बातचीत को लेकर बनी सहमति। जी हां, भारत चीन सीमा मामलों यानी कि WMCC पर परामर्श और समन्वय के लिए 24वें कार्यतंत्र की बैठक कल यानी मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें 2 पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के साथ स्थिति की समीक्षा की और पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ वर्तमान स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ सभी टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले यानी 16वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए। हालांकि इसको लेकर कोई तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि चीन एक तरफ सैन्य और राजनयिक बैठकों में सीमा पर जारी तनाव पर जल्द समाधान निकालने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा से लगे भूटान के करीब 24,700 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है दोस्तों। साथ ही भूटान में कई गाँव भी बसाए हुए हैं दोस्तों। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट ने इसका बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि LAC पर चीन की गतिविधियों से भारत को ही है फायदा। कैसे, अगर आपको पता है दोस्तों तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं पता है कि नहीं हमारी भारत की जनता को। साथ ही दोस्तों इसका जवाब हम आपको अगले खबर में अवश्य देंगे, कैसे भारत की सेना को ही इसका फायदा है दोस्तों। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हवा से हवा में मारेगी अस्त्र मिसाइल, रक्षा मंत्रालय का भारत डायनामिक्स के साथ बड़ा करार। जी हाँ दोस्तों, दूर तक वार करने में सक्षम अस्त्र मिसाइल से वायुसेना और नौसेना को लैस करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 2971 करोड़ रुपए का करार किया है। वायुसेना और नौसेना के लिए खरीदी जाने वाली ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहां तक नजर जाती है उससे भी आगे तक लक्ष्य को मारने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे ले जाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है दोस्तों। ये मिसाइल लंबी दूरी तक एयर टू एयर हमला करने में कारगर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया है कि ये करार देश में ही विकसित और डिजाइन श्रेणी के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस श्रेणी की मिसाइल देश में ही बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर अपने भारत की डिफेंस सिस्टम के मजबूत होने को लेकर दोस्तों। इसके लिए कमेंट में अपना भारत, आत्मनिर्भर भारत जरूर कहिएगा आप लोग, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए।
भूलिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आपकी इच्छा हो। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया ने अमेरिका को दी परमाणु हमले की बड़ी धमकी। कहा मशरूम के बादल दिखेंगे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में जंग और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच रशिया अमेरिका के कई इलाकों को तबाह और बर्बाद करने की बात कर रहा है। रूसी स्टेट मीडिया ने अमेरिका को एक नया परमाणु खतरा जारी किया है दोस्तों, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन केवल 4 मिसाइलों के साथ पूरे पूर्वी और पश्चिमी तट को मिटा सकते हैं। जी हां दोस्तों, खबर के मुताबिक रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि रूस के 4 खतरनाक परमाणु हथियार अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को तबाह करने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संसद सदस्य एलेक्सी जुरावलेव ने सोमवार को धमकी जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के तटों पर रूसी परमाणु हमला होता है तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ मशरूम के बादल ही दिखाई देंगे। धमाका इतना खतरनाक होगा कि मशरूम के बादल मैक्सिको में दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक रूस ने जिस परमाणु हथियार का जिक्र यहाँ किया है उसका नाम सरमत 2 परमाणु है दोस्तों। रूस का यह नया परमाणु हथियार बेहद ही खतरनाक और पावरफुल है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पर जो बात कही थी दोस्तों, रशिया ने करके दिखाया। क्या अमेरिका को भी ये धमकी भारी पड़ने वाला है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, आपकी क्या राय है रशिया के इस धमकी को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां अगर ऐसा हुआ तो भारत और चीन ही होंगे रशिया का आखिरी सहारा। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रशिया के तेल के आयात पर आंशिक प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निर्भरता भारत और चीन पर और बढ़ सकती है दोस्तों। रशिया के कच्चे तेल पर आंशिक प्रतिबंध लगाने से रशिया को सालाना 10 अरब डॉलर तक का घाटा हो सकता है। ऐसे में रूस के तेल ब्रांड यूरल क्रूड को नए खरीदारों की जरूरत होगी। एशिया में रूस के तेल के सीमित खरीदार ही होंगे। जी हां दोस्तों, और इसकी वजह यह है कि यूरल तेल श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में बड़ी मात्रा में आसानी से रिफाइन नहीं हो सकता है दोस्तों, और इन देशों में तेल प्रोसेसिंग की आधुनिक तकनीक नहीं है। और यही वजह है कि रूस को अब चीन और भारत पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों में यूरल तेल की प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक रिफाइनरीज हैं। जी हां दोस्तों, कारोबारियों का कहना है कि चीन का शंघाई शहर लंबे समय से लगे लॉकडाउन से अब उबर रहा है। इस वजह से चीन की सरकारी और निजी रिफाइनरी रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीद सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन और भारत पहले ही रिकॉर्ड मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में तेल खरीद को लेकर दोनों देशों की अपनी सीमाएं भी हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की अक्ल आई ठिकाने तो भागते हुए पहुंचा इंडिया के पास। कहा पीएम मोदी जी अब हमें बचा सकते हैं। बता दें, जब भारत से पाकिस्तान अलग मुल्क बना तो किसी को पता नहीं था दोस्तों कि ये पाकिस्तान एक दिन भारत के ही खिलाफ चला जाएगा। भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इसके बाद भी इनकी हार ही होती है दोस्तों। भारत में आतंक फैलाने में भी पाकिस्तान का ही हाथ रहा है दोस्तों। खासकर जम्मू कश्मीर में पहले जो हालात थे उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान लिप्त था। भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की कोशिश की। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने धोखा ही दिया। वहीं जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आई तो वो भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नए मोड़ पर लाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उरी अटैक और पुलवामा मिला, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे ही भाषा में समझाएंगे। अब पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर लगी हुई है दोस्तों। हाल के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बयान देते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे। अब एक दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि दरवाजे के पीछे से पाकिस्तान भारत के साथ बात शुरू करने में लगातार लगा हुआ है दोस्तों, और 100% की जगह 200% कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उसकी बात बन जाए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों कि रिश्ते सुधारने और गतिरोध खत्म करने के लिए पाकिस्तान भारत के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत शुरू कर चुका है दोस्तों, और पाकिस्तान को अब ये लगता है कि भारत उसके साथ व्यापार शुरू करेगा, लेकिन भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है दोस्तों। भारत ने कहा है कि इंसानियत के नाते हम किसी की भी
मदद कर सकते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपने देश का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं दे सकते। और कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है। यानी कि दोस्तों भारत ने हमेशा से अपने भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान को अब लगता है दोस्तों कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक विकल्प है अपने देश को गरीबी और लाचारी से उबारने के लिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान काफी ज्यादा कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान को भारत द्वारा गेहूं प्रोवाइड कराना चाहिए दोस्तों या नहीं, बताइएगा जरूर। सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय दूतावास की सुरक्षा पर देंगे विशेष ध्यान, बोले तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से ही तालिबान ने लगातार कहा है कि वो भारत से बेहतर संबंध चाहता है। अब अफगानिस्तान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा। जी हां दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को तालिबान से बातचीत शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए और हाल के दिनों में तालिबान और भारत के बीच पर्दे के पीछे कई स्तर पर बातचीत हुई है। तालिबान भारत जैसे देश को अफगानिस्तान से बाहर नहीं रखना चाहता है दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि तालिबान ने लगातार ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भारत से बेहतर संबंध बनाना चाहता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन, जाफना शहर के 700 मछुआरों को मिली बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने की वजह से भोजन, ईंधन और दवा जैसी बुनियादी चीजों के आयात के लिए जूझ रहे श्रीलंका की भारत हर तरह से मदद कर रहा है दोस्तों। शुक्रवार को भारत ने जाफना शहर में 700 मछुआरों की मदद के लिए 15,000 लीटर केरोसिन श्रीलंका भेजा है, जो शनिवार को वहां पहुंच गया। जी हां, जाफना में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने राकेश नटराज ट्वीट करके उन्होंने बताया है दोस्तों कि भारत से भेजे गए 15,000 लीटर केरोसिन को श्रीलंका के मात्स्यिकी मंत्री डगलस देवानंद की मौजूदगी में डेल्फ, नैना तीव, इलवे तीवु और अनाली तीवु के 700 मछुआरों को भारत की तरफ से मदद के तौर पर वितरित किया गया। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन को रशिया में घुसकर वार करने वाले रॉकेट नहीं देंगे, जो बाइडेन की आई अब सफाई। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के 90 दिन से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके सुलह की कोई उम्मीद, कोई किरण नजर नहीं आ रही है दोस्तों। इस बीच अमेरिका ने चल रही एक खबर पर सफाई दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात का खंडन किया है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार कर पाने वाले रॉकेट सिस्टम भेज रहा है। जो बाइडेन की तरफ से सोमवार को बताया गया है दोस्तों कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहे हैं जो कि रशिया तक हमला कर सके। जी हां दोस्तों, अमेरिका के इस फैसले पर रशिया का भी बयान आया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का फैसला तर्क संगत है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से चिंतित है संयुक्त राष्ट्र, बताया कैसे बना सकता है ये हथियार। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने देश में मिले परमाणु सामग्री की जांच के लिए विश्वसनीय जवाब नहीं दिया है और बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है, जिससे आसानी से परमाणु बम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। जी हां दोस्तों, 2015 के परमाणु समझौतों को पुनर्जीवित करने पर बातचीत रुकी हुई है और इस समझौते ने अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बदले ईरान के परमाणु कार्य पर कड़े लेकिन अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान ने मांगी मदद तो सऊदी अरब, यूएई और चीन ने मारा बहाना, कर दिया पाकिस्तान को दरकिनार। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान जहां विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज के कारण तेजी से दिवालिया होने के कगार पर जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों से कर्ज लेना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने से कतरा रहा है और कई कड़ी शर्त रख रहा है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान के करीबी दोस्त समझे जाने वाले देश भी उसे कर्ज देने से आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने खुद ये बात कही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल आयात पर लिया बड़ा फैसला, यूरोप रवाना हुए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर। जी हां दोस्तों, रूस से
से तेल आयात को काफी ज्यादा कम करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री पूर्व यूरोप के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। यूरोपीय संघ ने साल 2022 के अंत तक रशिया से तेल आयात में 90% की कटौती करने का फैसला लिया है और यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध के जमीनी स्तर पर आकलन के लिए बुधवार रात पूर्वी और मध्य यूरोप के लिए रवाना हो चुके थे। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा और चेक गणराज्य के प्राग का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने 2 दशक पहले भारतीय राजदूत के रूप में काम किया था। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर नवंबर में रिटायर होंगे बाजवा पर प्रधानमंत्री शरीफ नहीं बल्कि सेना खुद चुनेगी अपना नया प्रमुख। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की तलाश शुरू हो चुकी है। जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नए सेना अध्यक्ष का चयन यानी सिलेक्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोई भूमिका नहीं होगी दोस्तों, जबकि संवैधानिक प्रमुख के नाते उन्हें इस नियुक्ति का अधिकार है। पाकिस्तान में सेना को राजनीतिक सत्ता से ज्यादा ताकतवर माना जाता है और यही वजह है कि पीएम की बजाय सेना खुद अपने नए प्रमुख का चयन करेगी। पाकिस्तानी सेना ने न केवल नए जनरल का चयन करेगी बल्कि उनसे संबंधित सारे सरकारी फैसले भी वही करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई वैल्यूज नहीं है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पुतिन के पास सिर्फ बचे हैं 3 साल, तेजी से शरीर में फैल रहा है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का अभी तक कोई हल ना निकला हो, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की जीने की समय सीमा डॉक्टरों ने तय कर दी है। दोस्तों रूसी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जीने के लिए अधिकतम 2 से 3 साल ही है, क्योंकि उनके शरीर में कैंसर तेजी से फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी उनको गेट वेल सून पुतिन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल दौरा करना पड़ा भारी, पाकिस्तान ने सरकारी टीवी चैनल पीटीवी की महिला एंकर को निकाला बाहर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने एक एंकर की सेवा समाप्त कर दी है, जो इस महीने की शुरुआत में इजराइल का दौरा करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तानी प्रवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की पुष्टि करने के एक दिन बाद एंकर की छुट्टी कर दी गई, जिसे उन्होंने एक अद्भुत अनुभव करार दिया। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। जी हां दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार CAV अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सुधार हासिल किया गया है, कई क्षेत्रों में गतिविधि के पूर्व महामारी स्तर पर आ गई है। भारत कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है और विकास हासिल करने के लिए वित्तीय क्षेत्र कहीं बेहतर स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच सतर्क हुई भारत सरकार, गाइडलाइंस कर दिया जारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि अभी तक भारत में इस बीमारी का एक भी केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद भी सरकार एहतियात के स्तर पर किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती है दोस्तों, और यही वजह है कि मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि बीमारी या इसके लक्षणों को लेकर किसी तरह की गलतफहमी ना रहे। साथ ही अगर आगे चलकर कोई केस आता है तो उस समय के हालात को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में देखभाल और नए केसों की तेजी से पहचान पर जोर दिया गया है। दोस्तों मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक लैब में टेस्टिंग के बाद ही मंकी पॉक्स के केस को कंफर्म माना जाएगा। इसके लिए PCR या DNA टेस्टिंग का तरीका ही मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे। चलते हैं अगली खबर की और दोस्तों, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत और उत्तराखंड से पहली गिरफ्तारी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक ताबड़तोड़ एक्शन। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी गायक से कांग्रेस नेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के शव का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। तो उधर सनसनीखेज हत्या को लेकर सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार करके मनसा कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को मनप्रीत की 5 दिनों की हिरासत दे दी है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले मामले में लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की हिरासत में ले लिया है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। स्पेशल सेल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में उससे पूछताछ करेगी। काला
जठेड़ी और कला राणा से भी पूछताछ होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे लीलावती अस्पताल में भर्ती, आज होगी कूल्हे की सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए। वहां बुधवार को उनकी कूल्हे की सर्जरी आज होनी है। मनसे के एक नेता ने ये जानकारी दी है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर 2 जून को भाजपा में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। हाल ही में छोड़ा था इन्होंने कांग्रेस का साथ। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के पूर्व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, हार्दिक पटेल ने बताया कि वो 2 जून को भाजपा में शामिल होंगे। पटेल ने 18 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। अगली खबर की बात करें जहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की रिमांड में है। दोस्तों, CBI ने भी क्लोजर रिपोर्ट की बात नकार दी है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड स्वीकार करते हुए जैन को 9 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर गोबर वाले बयान को लेकर सीएम योगी जी का अखिलेश यादव पर बड़ा कटाक्ष, कहा भाषण में भैंस के दूध का ज्यादा दिखा है असर। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा में मंगलवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाक युद्ध जारी रहा। इस दौरान कई बार जमकर ठहाके भी लगे। ऐसा ही एक अवसर तब आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव द्वारा परसों गोबर को लेकर कही गई बात का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हमसे नहीं तो कम से कम चाचा शिवपाल से सीख लिए होते। इस पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्य भी हंस पड़े। खुद अखिलेश भी मुस्कुराते नजर आए। दरअसल परसों अखिलेश यादव ने कन्नौज के इत्र उद्योग के विकास की मांग उठाते हुए कहा था कि हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए, वो आप गोरखपुर ले जाइए, हमें तो कन्नौज के इत्र उद्योग का विकास चाहिए, परफ्यूमरी पार्क चाहिए। आज सीएम यानी कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनका जवाब दिया। सीएम योगी जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने यदि गौ सेवा की होती तो उसी तरह बोले भी होते, लेकिन भाषण में भैंस के दूध का ज्यादा असर दिखाई दे रहा था, गाय का कम था। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही कटाक्ष किया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव पर। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आज से बदल जाएंगे 5 बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा इसका सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 7 साल बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY योजनाओं में संशोधन किया है। इसके बाद दोनों ही योजनाओं की प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, दोनों ही योजनाओं में 1.25 रुपए प्रति PM की बढ़ोतरी की गई है। पहले इन दोनों योजनाओं में BS 342 रुपए ही निवेश करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से प्रीमियम बढ़ाए जाने के बाद दोनों स्कीम्स को मिलाकर आपको पूरे साल में 456 रुपए ही जमा कराने पड़ेंगे। जी हाँ, 1 जून से यानी आज से PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के कई राज्यों में फ्री मिलने वाले गेहूं का कोटा घटा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके तहत यूपी, बिहार और केरल में 1 जून से अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह 5 किलो चावल ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से यानी आज से देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI नियमों में बदलाव कर रहा है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लोडिंग रेट यानी EBLR बढ़कर 7.05% हो गई है। रेपो लिंक्ड लेटिंग रेट यानी RLLR भी 0.40% बढ़कर 6.65% हो गया। इसका सीधा असर ग्राहकों के विभिन्न लोन की EMI पर पड़ेगा, यानी आपका लोन अब और महंगा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज से हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहनों की बिक्री हो सकेगी, यानी अब बिना हॉल मार्किंग सोना बेचना संभव नहीं होगा। इस बार इसमें 20, 22 और 24 कैरेट को शामिल किया गया। इसके अलावा ग्राहकों को हॉल मार्किंग के चार्ज के रूप में मरण हर ज्वेलरी पर 35 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें जहां PM किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी किए गए 21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान
योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 21,000 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम किसान योजना के तहत मंगलवार को 11वीं किस्त ट्रांसफर की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम किसान योजना का पोर्टल हुआ डाउन और आ रही है इसमें दिक्कतें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए दोस्तों तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लाभार्थियों के खाते में पैसे एकदम से नहीं दोस्तों, बल्कि धीरे धीरे करके पैसे आते हैं दोस्तों। इसीलिए निश्चिंत रहिए जिनके भी अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, अगर सारी चीजें ठीक है दोस्तों तो पैसे जरूर आएंगे। जैसे आपने KYC वगैरह करवा लिया है दोस्तों तो पैसे अवश्य ही आपके अकाउंट में आएंगे दोस्तों, अगर कंडीशन मीट कर रही है तो। और इसी बीच दोस्तों आप लोग बताना मत भूलिएगा दोस्तों क्या आपको सारी किस्तें मिल चुकी हैं या नहीं मिली, या 11वीं किस्त अभी तक आई या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों आप लोग। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।